अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या करे। एक तरफ उसका प्यार था और एक तरफ उसका पति जो उससे बहुत प्यार करता था। अदिति को कभी अमित याद आता, कभी अंकित। फिर उसे याद आया कि कैसे अंकित ने उसे उसकी हर कमी के साथ अपनाया था और वहीं अमित ने उसे कई बार धोखा दे दिया है। फिर उसने सोचा, अभी मुझे अंकित के पास जाना चाहिए, उसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। अमित को समझा दूंगी। वो जो कुछ घर में पैसा था अंकित के इलाज के लिए लेकर चली गई। गलती से उसका फ़ोन घर पर ही छूट गया था और सारे घर वाले हॉस्पिटल चले गए थे घर में ताला देकर। इधर अमित लगातार कॉल कर रहा था। वो गुस्से में अदिति के घर गया परंतु वहाँ ताला लगा था। उसे और भी गुस्सा आया और फिर उसे किसी ने अंकित के एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो भी हॉस्पिटल पहुँच गया। वहाँ देखा अंकित की हालत गंभीर थी। उसने देखा अदिति एक तरफ खड़ी होकर रो रही थी। वो अदिति के पास गया और एक तरफ चलने को कहा। अदिति पहले मना की परंतु उसके बार बार कहने पर चली गई उसके साथ, सबसे नज़र बचाकर। अमित ने गुस्से में बोला, मरा नहीं है वो, क्यों शोक मना रही हो उसका? और मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम यहाँ पत्नी धर्म का नाटक कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर धोखा किसे दे रही हो, हमें या अपने पति को, या दोनों को? अदिति ने रोते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं किया अपने प्यार पर, मुझ पर? मैं क्या करूं, मजबूर थी। अमित, आज तुम बता दो कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, मैं या तुम्हारा पति? अदिति, बस एक बार इन्हें घर आ जाने दो, फिर वादा है मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। अमित, खाली साथ चलने से पेट नहीं भरेगा, तुम जानती हो अभी मुझे मेरा गुजारा मुश्किल लग रहा है, तो मैं तुम्हारा कैसे करूँगा? अदिति, तो क्या सोच कर ले जा रहे हो मुझे? क्या चुराए पैसे पर हमारा गुजारा होगा? तभी अमित का फ़ोन बजा। अमित फ़ोन देखकर थोड़ा घबरा गया, फिर उठाया। उधर से कोई गुस्से में बोला, जो कि अमित के चेहरे के भाव को देखकर साफ पता चल रहा था। अमित फ़ोन पर डरते हुए, बस थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, उसने लास्ट मिनट पर धोखा दे दिया, आप गुस्सा न करें, मैं किसी और का इंतज़ाम करता हूँ। फिर फ़ोन कट गया। अदिति संशय भाव से अमित को देख रही थी। अमित के माथे पर पसीना था। अमित गुस्से में, अब मुँह क्या देख रही हो, जाओ करो अपने पति की सेवा। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दी, अब तो नया इंतज़ाम करना पड़ेगा। अदिति, किस इंतज़ाम की बात कर रहे हो? अमित थोड़ा घबराते हुए, हमारे रहने के इंतज़ाम के बारे में, कोई ठिकाना तो ढूंढना पड़ेगा ना। अदिति, मुझे माफ़ कर दो पर मैं मजबूर थी, कुछ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। अमित, जाओ फ़र्ज़ निभाओ और मुझे भूल जाओ। अदिति, लेकिन समझने की कोशिश करो। अमित उसे रोता हुआ छोड़कर चला गया। अदिति अकेले वहीं बैठकर रोती रही। तभी अंकित की माँ अदिति को ढूंढते हुए आई और पूछा कि कहाँ थी। तो अदिति ने रोते हुए कहा कि अंकित के लिए प्रार्थना करने आई थी। अदिति को चुप कराकर ले गईं और उसे बताया कि अंकित को होश आ गया है। अदिति ने सुनकर थोड़ी राहत की सांस ली, परंतु अब वो सोच रही थी कि कैसे जाऊंगी अंकित के सामने। वो तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा और ना ही वो उससे बात करेगा। कहीं ऐसा ना हो वो सारी बातें अपने घर वालों को बता दे। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तब तो सब मिलकर हमें घर से निकाल देंगे। मेरी माँ भी मुझे नहीं रखेंगी और अमित भी अब चला गया है, कहीं के नहीं हुए हम। अदिति के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अभी अंकित की माँ बोली, चलो अदिति, मिल लो अंकित से, क्या सोच रही हो? वो अब ठीक है और घर भी जा सकता है, डॉक्टर ने बोला है। अदिति चौंकते हुए, जी? अंकित की माँ और अदिति दोनों गए अंकित के पास। अंकित ने अदिति की तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी माँ से बात की। अदिति आने वाले तूफान के बारे में सोच के डर रही थी। फिर डॉक्टर ने अंकित को दवाई देकर घर भेज दिया और बोला कि कुछ दिन आराम करें तो सब ठीक हो जाएगा। सब घर आए। अंकित की माँ अदिति को अंकित का ध्यान रखने को बोलकर चली गई। अंकित और अदिति कुछ देर खामोश रहे। फिर अंकित ने बोला, गई नहीं? अब तो और रास्ता साफ था। अदिति, आराम करो आप, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, बाद में बात करेंगे। अंकित व्यंग करते हुए, ओह, मेरी फिक्र कब से होने लगी? कहीं आपका आशिक आपको छोड़ कर तो नहीं चला गया फिर से? अदिति कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई खाना बनाने।
फिर खाना बनाकर लाई अंकित के लिए। अंकित बोला, रख दो, हम खा लेंगे, ये झूठी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अदिति, दवाई भी खानी है, जल्दी खा लीजिए। अंकित, मेरी कब से इतनी फिक्र होने लगी, कहीं फिर से कोई नया प्लान है क्या? कहीं मुझे मारकर उसके साथ जाने का प्लान है क्या? तो मैडम, आपके पास अच्छा मौका था, मार दी होती वहीं हॉस्पिटल में, आप भी बच जाती और सबकी दया की पात्र भी होती, और शायद सब मिलकर आपकी शादी आपके आशिक से करवा देते। अदिति को अंकित की एक एक बात बाण की तरह लग रही थी, परंतु कहे भी क्या, कुछ कहने लायक भी तो नहीं था। अदिति रोते हुए जाने लगी। अंकित, अब ये रोने का नाटक मत करो और अपना खाना लेकर जाओ, कहीं इसमें जहर हुआ तो। वैसे चिंता ना करो आप, हम ही चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। अदिति बेबस नज़रों से अंकित को देखी। अदिति के मन में एक ही बात चल रही थी, ये वही अंकित है जो मुझसे प्यार करता था, कभी गुस्सा भी नहीं किया, पर आज ऐसे। अंकित उसकी बेबस नज़रों को देखकर खुद को रोक न सका और घर से बाहर निकल गया और सोचने लगा, क्या हो गए हैं हम लोग। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी अदिति से इस तरीके से बात करेंगे, पर क्या करें अदिति, हम भी मजबूर हैं दिल के हाथों। ये कमबख्त दिल भी कब दगा कर बैठे, मेरे होते हुए भी फिर उनका ही तलबगार हो जाएगा, जिसकी उनको कदर तक नहीं। अदिति इधर अंकित का इंतज़ार कर रही थी और अंकित घर नहीं आया। अदिति पूरी रात खाना लेकर बैठी रही, पर अंकित घर नहीं आया। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अदिति डर रही थी, कहीं अंकित सच में घर छोड़कर तो नहीं चला गया, कहीं उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आते। दौड़ के दरवाजे पर तो कभी छत पर जाती, फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, वो खाने के पास ही सो गई। सुबह जगी तो देखी अंकित उसके पास ही बैठा था। अदिति उसको देखकर रोने लगी। रोते हुए पूछी, कहाँ थे आप? पूरी रात इंतज़ार किया आपका, बता कर तो जाते। अंकित का दिल पिघल चुका था। अदिति से इतना प्यार जो करता था, फिर भी दिल कठोर करके बोला, अंकित, आप अब ये चिंता का नाटक मत करो। मैं कैसे हूँ, कहाँ हूँ, ये जानने का अधिकार कैसा, जब आप हमें अपना कुछ मानती ही नहीं। अदिति कुछ बोली नहीं, चली गई। अंकित बहुत सोचने के बाद सोचा, एक बार अदिति को फिर समझाएं। तो कुछ दिन बाद अंकित ने अदिति को समझाने की कोशिश की, परंतु वो कहाँ समझने वाली। अंकित जैसे जैसे ठीक हो रहा था, अदिति को अमित की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसके बाद उसका कॉल नहीं आया। अभी सोच ही रही थी कि कहीं फिर से तो अमित नहीं चला गया उसे छोड़कर, तभी उसके फ़ोन का रिंग बजा। वो चौंकते हुए फ़ोन रिसीव की। हेलो मेरी जान, कैसी हो? उधर अमित ही था। अदिति खुश होते हुए, कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम हर बार क्यों ऐसा करते हो? हर बार छोड़कर चले जाते हो यूँ अकेले। तुम्हारे लिए मैं अपने पति से लड़ी, अब तो मैं उनसे बोल भी चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम हो कि कुछ पता ही नहीं चलता। कितना इंतजाम कर रहे थे जो इतना देर कर दिए। अदिति लगातार शिकायत कर रही थी। अमित, अरे जानू, थोड़ा सांस तो ले लो या पानी पी लो, क्यों इतनी गुस्सा में हो गई भाई गलती हमसे। अब मेरे ही सामने मेरी महबूबा किसी और की फिक्र करे तो तकलीफ़ तो होगी ना मुझे। जलन हो रहा था मुझे तुम्हारे भोले पति से। मैं गलती की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। आप जब बोलो मेरे सरकार, मैं आपको अपने पास लाऊंगा। खैर, आपके पति का क्या हाल है? अदिति, भोले तो ना बोलो उसे, मेरी गलत फहमी थी। मैं उसे भोला समझती थी, वो पति होने का रौब जमा रहा है मुझ पर। मुझे बता रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने भी बोल दिया कि पति होने का रौब ना दिखाओ। अमित, वाह, मेरे प्यार में इतना दम, शेरनी बन गई जनाब आप तो। तब क्या कहा आपके पति देव ने? अदिति, कहेंगे क्या, कहीं गए होंगे, या तो सबसे बताने, नहीं तो कोई नया पैंतरा आजमाने मुझे रोकने का। अमित, अच्छा जी, इतना प्यार करते हैं आपसे? अदिति, प्यार नहीं, व्यापार करते हैं, प्यार के बदले प्यार चाहिए उन्हें। अमित, तो आजमा लो अपने प्यार को, बोल दो कि मुझे 40 लाख कैश दे दो और मेरा प्यार ले लो। अदिति, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, पागल हो? मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब मुझसे नहीं होगा। और ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो? मेरा प्यार पैसों के लिए नहीं है,
कि जो पैसा दिया उसी का हो जाए। अमित, होने को कौन बोल रहा है, रहोगी तो मेरे पास ही। ऐसे तो कैस और तुम दोनों मेरे हो जाओगे ना, मेरी पगली। थी मतलब समझी नहीं, क्या तुम पैसों के लिए मुझे बुला रहे हो? अमित, अरे नहीं, मेरा बिजनेस घोटाले में चल रहा है, बहुत परेशान हूँ अभी। मुझे 40 लाख की ज़रूरत है, वरना मैं कभी नहीं मांगने को कहता तुमसे। अदिति, पर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? वो नहीं देंगे। क्यों देंगे मुझे? इतना कुछ सुना दिया है तो। अमित, ठीक है, मैं लौटा दूंगा, परंतु कहीं से भी इंतज़ाम कर लो प्लीज़। हाँ, और हम दोनों साथ रहेंगे तो सब आसान हो जाएगा। अदिति, परंतु ये संभव नहीं है, कहाँ से हो पाएगा? अमित लगभग रोते हुए, वो लोग जान से मार डालेंगे मुझे। अदिति प्लीज़ समझो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं अब रखता हूँ। अगर फुर्सत मिले तो याद कर लेना, जिंदा रहा तो ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने, नहीं तो एक कफन तो ज़रूर लेती आना मेरे लिए। अदिति, ऐसी मनहूस बातें ना करो। अमित, अब वक्त ही बताएगा, अपना ध्यान रखना अदिति। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, एक बार ज़रूर मिल लेना मुझसे अपने प्यार के लिए, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अदिति, प्लीज़ ऐसी बातें ना करो। हेलो हेलो, परंतु फ़ोन कट चुका था। अदिति फिर एक बार असमंजस में थी, आखिर करे तो क्या करे। इधर वो अंकित को बहुत कुछ बोल चुकी थी और उधर अमित जो उसका प्यार था मुसीबत में था। एक बार फिर अदिति के सामने जटिल समस्या थी। अदिति के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली बात थी। इधर अदिति असमंजस में थी और उधर अंकित का ध्यान अंकित के फ़ोन ने तोड़ दिया था। अंकित फ़ोन पे बात करते हुए अपने कमरे में आया तो अदिति का भी ध्यान टूटा। अंकित ने अदिति को नज़रअंदाज कर दिया। अंकित बात करके फ़ोन पर अफरा तफरी में निकल गया। इधर अदिति ने अमित को कॉल किया और बोली, एक खुशखबरी। अमित, मेरे मरने पर पार्टी दे रही हो? जले पर नमक मत छिड़को। मुझे पता था तुम पैसों की बात आते ही मुकर जाओगी। मैं ही पागल था जो तुम्हें पागलों की तरह चाहता था और तुमसे उम्मीद कर बैठा था। अदिति, अरे बाबा मेरी बात तो सुनो, 2 दिन में मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी करो। अमित, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे स्वागत के लिए, मैं तो वैसे भी मर रहा हूँ। अदिति, परंतु मेरे पास लॉटरी है, तुम चिंता मत करो, हम सब इंतजाम कर लेंगे। अमित, क्या बात कर रही हो, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? अदिति, ऐसा ही समझ लो। अमित, मुझे पता था मेरी जान सब इंतजाम कर लोगी। अदिति उदास होते हुए, परंतु एक बात बताओ, कहीं फिर से तो धोखा नहीं दोगे ना? अमित झेपते हुए, जब तुम्हें शक है तो रहने दो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं वो गलती नहीं करना चाहता, परंतु जब तुम्हें ही विश्वास नहीं तो फिर जाने दो। अदिति, ऐसी बात नहीं है यार, परंतु बहुत बार ये दिल टूट चुका है ना। अमित, परंतु इस बार नहीं, तुम देख लेना, अब मैं भी तुम्हें यहाँ से दूर लेकर चला जाऊँगा जहाँ कोई ना पहुँचे। अच्छा सुनो, अब फ़ोन रखो, हमें बहुत इंतज़ाम करने हैं। शर्मा को भी बताना है कि लॉटरी लग गई है, वो भी दो दो। अदिति, कौन शर्मा और कैसी दो लॉटरी? अमित, तुम सवाल बहुत करती हो। शर्मा मेरा बिजनेस पार्टनर है और लॉटरी जान भी बचेगी और मेरी जान भी आ जाएगी मेरे पास। अदिति, ओह ठीक है, तब हम भी अपनी तैयारी कर लें। फ़ोन कट जाता है। अदिति आज दोगुने उत्साह से सब काम करती है, खाना बनाती है, तब तक अंकित भी आ जाता है। बिना अदिति को देखे कमरे में चला जाता है। अदिति को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अंकित पहली बार उसे ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था। फिर सोचती है उसे क्या, वो तो वैसे भी चली जाएगी। खाना लाकर अंकित को देती है। अंकित भी चुपचाप खा लेता है और अदिति से बोलता है, आज पहली बार खाना दिल से बना है, बहुत स्वादिष्ट है। लॉटरी लगी है क्या आपकी, जो इतने प्यार से बनाई हो, या अमित जी खाने पर आ रहे हैं? अदिति बस धन्यवाद कहकर चली जाती है। अंकित अनायास ही हंस देता है। दोनों सोते हैं, परंतु दोनों की नींद गायब रहती है। अगले दिन अंकित एकदम पहले जैसा अदिति के साथ पेश आता है। अदिति सोचती है, इन्हें क्या हुआ, वैसे मुझे क्या, मैं तो वैसे भी जाने वाली हूँ। अदिति भी अंकित से प्यार से बात की। अंकित चला गया ऑफिस। शाम को अंकित एक बैग के साथ लौटा।
वो बैग उसने अदिति को दिखाकर रख दिया। बोला, बहुत ज़रूरी है, संभाल कर रखना। अदिति ने भी मंजूरी दे दी। अदिति बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसने नई साड़ी पहनी थी, नीले रंग की, और अंकित को बताया कि अमित की पसंद का कलर है। वो उसकी बहुत तारीफ करता था नीले रंग में। अंकित, हाँ अच्छी लग रही हो, झूठी तारीफ नहीं करता था वो। वैसे उसके पसंद की साड़ी क्यों, आ रहा है क्या वो मिलने? अदिति, नहीं, बस उसकी याद आ रही थी। अंकित, कब जा रही हो उसके पास? अदिति सवालिया निगाहों से अंकित को देखती है और पूछती है, जी क्यों, क्या हुआ, आपको कैसे पता? अंकित, क्या कैसे पता? तुम उसके पास जाने को बोल रही थी ना, तो इसलिए पूछा। जब जाना ही है तो चली जाओ, वरना ज़्यादा दिन होने पर और तकलीफ़ होगी। अदिति, जी चली जाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना, और आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, और वो जल्द जल्द मिले, मैं दुआ करूंगी, जो आपसे बहुत प्यार करेगी। अंकित, शुक्रिया दुआ करने के लिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो ही एक रहेगी और कोई नहीं। वैसे रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। मुझे ज़रा अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। अदिति ने खुश होते हुए बोला, ठीक है, तब तो और अच्छा रहेगा। अंकित हंसते हुए, हाँ, आज इत्मीनान से अमित को याद कर सकोगी। अदिति कुछ नहीं बोली। अंकित चला गया, परंतु अदिति की आंखों में नींद कहाँ। वो तो इंतज़ार कर रही थी अमित के मैसेज का। हजारों ख्याल बनते बिगड़ते रहे। अदिति के फ़ोन पर मैसेज आया, रात के 1 बज रहे थे। अदिति का चेहरा खिल उठा। 2 बैग ली और चुपके से पीछे के दरवाजे से, जो उसके ही कमरे के पास था, वहीं से निकल गई। यहाँ अमित उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों एक गाड़ी में बैठे और चल दिए एक नए सफ़र की ओर, जहाँ अदिति को अपने सपनों का घर नज़र आ रहा था और अमित कुटिल ढंग से मुस्कुरा रहा था। अमित ने एक कॉल किया, हो गया अपना काम, छोकरी के साथ पैसा, और फ़ोन रख दिया। अदिति, ये क्या बोल रहे हो, और कौन था फ़ोन पर? अमित, मेरा पार्टनर था। अभी तो शुरुआत है बेबी, आगे आगे देखो होता है क्या। अदिति थोड़ा डर गई। कैसी बातें कर रहे हो अमित? डरो मत, खुद ब खुद पता चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करो। अमित उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पहले से ही एक आदमी था। उसने अदिति से बोला, नमस्ते भाभी जी, आप ही का इंतज़ार हो रहा था कब से। बहुत लेट कर दिया आने में, कुछ दिन पहले ही आ गई होती तो अब तक हम लोग फ्री भी हो गए होते, नई जगह देखते। अदिति बस उस जगह को देखे जा रही थी। जगह बहुत अजीब थी, दूर दूर तक कोई नहीं, बस सन्नाटा और अंधेरा। अदिति को डर सा लगने लगा। अदिति ने आदमी को देखकर सोचा, यही शर्मा हुआ, परंतु उसके जवाब में बस मुस्कुरा दी। अदिति ने अमित को बोला, ये कैसी जगह है, यहाँ तो मेरा अभी से दम घुटने लगा, हम तो ज़्यादा देर यहाँ रुक भी नहीं पाएंगे, चलो यहाँ से प्लीज़। अमित, अरे यार, अभी तो आई हो, और कभी कभी इंसान को ऐसी जगह का भी सैर कर लेना चाहिए। अदिति, यहाँ एक पल नहीं रुकना मुझे, चलो यहाँ से तुम प्लीज़। अमित, ओह हद हाल है आपका भी मैडम जी, यह हमारा अड्डा है और आप इसे बुरा बोल रही हैं। अरे बाबा, पहले अंदर तो चलो। फिर वो दोनों अदिति को लेकर अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर प्रकाश था थोड़ा, और कुछ लोग और भी थे। अदिति डर रही थी और कसकर अमित का हाथ पकड़ी थी। अमित उसे लेकर एक कमरे में आया और उससे बोला कि वो थोड़ी देर बाद आता है। अदिति, नहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, और ये सब है कौन, तुम ऐसी जगह क्यों लाए हो मुझे? अमित गुस्से में, तुम तो हद कर दी हो, कहाँ लेकर जाऊँ तुम्हें, अपनी और तुम्हारी बेइज्जती करवाने? अदिति, क्या हो गया है तुम्हें यार, ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहे हो? अमित कुछ बोले बिना चला गया। अदिति डरी सहमी थी। तब तक उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आई। वो थोड़ा हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर ध्यान से सुनने लगी। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। पहला, बस अच्छे से पहुंचा दें इन सबको तो तसल्ली हो जाए। दूसरा, हाँ, आज इन सबको छोड़कर आएंगे और कल से खूब ऐश करेंगे। पहला, मानना पड़ेगा यार इस अमित को, कैसे कर लेता है ये भाई, इतनी लड़कियां इसके जाल में फंस गई हैं, वो भी कैश के साथ। तब तक अमित भी आ जाता है और उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, भाई टैलेंट चाहिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यूं ही नहीं तुम सब ऐश करते।
पहला, कोई तरकीब हमें भी बताओ यार, हम भी इन छोरियों से पैसा कमा लें तेरी तरह। चार चार को एक साथ घुमाता है और सारी जान छिड़कती है तुझ पर। तब तक दूसरा बोला, और ये कमीना है जो अपनी जाल में सबको फंसाकर ऐश करता है। अमित, शिकारी बोल शिकारी, यही तो फंडा है, मस्त जिंदगी जियो, ऐश करो दूसरों के पैसे पर। आज देख, एक बेवकूफ़ औरत को ऐसा फंसाया कि अपने पति को छोड़कर चली आई मेरे साथ। पहला, बताओ उसे क्या पता उसका क्या हश्र होने वाला है। वो तो तुम्हारे साथ जीने के लिए आई है, परंतु उसे नहीं पता किसी और के हवाले कर ये शिकारी दूसरी चिड़िया के शिकार पर निकलेगा। तीनों हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। तब तक अमित के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा। अमित चौंक कर देखा तो अदिति गुस्से से लाल उसे घूरे जा रही थी। अमित, पगला गई हो क्या बे, थप्पड़ क्यों मारा मुझे? बस मैंने थप्पड़ मारा है, तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम्हें जान से मार देना चाहिए। अमित, अच्छा तो अब तू मारेगी मुझे, तेरी औकात ही क्या है? किसी गैर मर्द के लिए अपने पति को छोड़ आई तो तेरी तो पूजा करनी चाहिए ना। अदिति, पागल हो गई थी तेरे प्यार में, तेरे सिवा कुछ नहीं दिखता था मुझे, पर अब तुझसे घिन आती है मुझे। अमित, पागल नहीं अंधी, मैं तो हर वक्त तुझे अपना असली रूप दिखाया, जब ज़रूरत पड़ी तुझे इस्तेमाल किया, पर मैं क्या करूं, जब तू ही अंधी हो गई थी, जबकि हर किसी ने तुझे समझाया था। दीदी, प्यार करती थी तुमसे, सच्चा प्यार, पर तुम्हें क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। तुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। अमित, तुझे तो बड़ा कदर है प्यार की, तभी तो अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चली आई, वो भी तो तुझसे सच्चा प्यार करता था। अदिति, अब जाने दो मुझे यहाँ से, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, वो समझ जाएंगे। अमित, वो समझेंगे कैसे, यहाँ से जाओगी तब ना, वैसे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो रखेगा भी नहीं तुझे, तो तुम्हें तो जहाँ भेजूँगा वहाँ तुझे ऐश रहेगा और यहाँ मुझे। अदिति रोने लगी और बोली, प्लीज़ जाने दो मुझे, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। अमित हंसते हुए, कैसा प्यार, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। अदिति, तो वो सब क्या था जो तुमने हर पल मुझसे कहा? अमित, प्यार में नाटक जानती हो, वही था। लोग कहते हैं जंग और प्यार में सब चलता है यार, और इसमें एक और बाकी है, पैसों के लिए भी सब चलता है। अदिति, छी, कैसी सोच है तुम्हारी, ऐसा कौन करता है, सच्चा प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अमित, कहते हैं ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही बात है। अब सब जान ही गई हो तो आज सुबह का इंतज़ार करो, कल रात में यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे तुमको। अदिति, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है, तुमको जितना चाहिए उतना पैसा दूंगी मैं। अमित, ओह ये बात, तो ये पहले ही बोलना चाहिए था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है, बोली तो तुम्हारी भी लग चुकी है, तो अब नामुमकिन है, और डर भी, कहीं बता दी पुलिस को तब। अदिति, किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हें प्यार की कसम है, प्लीज़ जाने दो। अमित हंसते हुए, कैसा प्यार, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, और तुम जाओगी भी कहाँ, तुम्हारे घर में तो अब तक कितने कलंक लग चुके होंगे, और तुम्हारे मायके वालों को भी पता चल गया होगा। अदिति, अंकित सब संभाल लेगा, वो मुझे माफ़ कर देंगे, प्लीज़ जाने दो। अमित, तुम्हारा देवता स्वरूप पति तो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अदिति बस रोती रही। अमित, अच्छा अब चुप हो जाओ, एक और सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। अदिति सवालिया नज़रों से अमित को देखी। अमित ने किसी को आवाज़ देकर बुलाया, जिसे देखकर अदिति की आंखें फटी रह गईं। अदिति ने सोचा भी नहीं था कि वो शख्स भी अमित से मिला होगा। अमित, इनसे मिलो, इन्हीं की मदद से तो मैं आप तक पहुंच पाया और हर गतिविधि पर नज़र रखी, और आज ये मुकाम मिला। दोनों हंसने लगते हैं। अदिति उस शख्स को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं, अंकित का भाई अविनाश रहता है। अदिति चौंक कर पूछती है, अविनाश तुम भी इससे मिले हुए हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अविनाश, अब आप भी उम्मीद और विश्वास की बात करेंगी, जिसने खुद अपने पति को, इतने प्यार करने वाले पति को छोड़ दिया, वो विश्वास, प्यार और उम्मीद की बात कर रही है। अदिति, मेरी तो मत मारी गई थी, जो बार बार इस धोखेबाज पर विश्वास करती रही। प्यार का भूत जो सवार था, तभी पीछे से कोई बोलता है,
प्यार का मतलब ही तुम जानती हो अदिति? अदिति चौंक कर, तुम? हाँ, मैं वो क्या है ना, प्यार में सब जायज़ है। तो मैं भी अविनाश से प्यार करती हूँ और अविनाश के लिए इतना तो कर सकती हूँ। अदिति, तुम तो बता सकती थी मुझे। मैं तो पहले भी समझा चुकी थी तुम्हें, पर तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ आती थी। अमित के झूठे प्यार का भूत जो सवार था, वो और कोई नहीं, अदिति की दोस्त रोशनी थी। अदिति, पर तुम एक बार कहकर रोने लगती है। तीनों हंसते हैं। रोशनी, बहुत समय निकल चुका है, अब तो तुम कहीं की नहीं रही। अदिति बस रो रही थी। उसे कमरे में बंद करके तीनों चले गए वहाँ से। इधर अदिति अंकित को याद करके रोई जा रही थी। अदिति सोच रही थी कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ है वो, जो अंकित के सच्चे प्यार को ना मानकर अमित के झूठे प्यार पर विश्वास करती थी। अब तो वो कहीं की नहीं रही। रोशनी सच बोल रही थी, परंतु ये रोशनी और अविनाश कैसे मिल सकते हैं अमित से? रोशनी हमें कैसे धोखा दे सकती है? और अविनाश कितना भोला बनता है। बस कैसे भी करके ये अविनाश की सच्चाई हम अंकित को बता पाते, पर अंकित तो अब मेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा। आखिर हम भी तो अंकित को धोखा दिए हैं। सोचते सोचते अदिति सो जाती है और नींद में भी बोलती है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तभी अचानक से वहाँ भागो भागो की आवाज़ आती है और अमित आकर हड़बड़ी में अदिति को जगाता है। अदिति समझ नहीं पाती और चिल्लाने लगती है, हम नहीं जाएंगे। तब तक उसके सिर पर चोट लगती है और अदिति बेहोश हो जाती है। अदिति जब होश में आती है तो भी बोलती है, हम नहीं जाएंगे। तभी कोई जानी पहचानी आवाज़ आती है, तुम्हें कोई ले भी नहीं जा सकता अदिति। अदिति चौंक कर देखती है तो अंकित उसके सिर के पास बैठा रहता है। अदिति, तुम मुझे सज़ा दोगे ना? पुलिस को दे दोगे ना मुझे? पर सुनो ना, जेल में रह लूँगी, पर उस अमित से बचा लो मुझे। अंकित, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बस मेरे पास रहोगी। और मेरी बीवी हो तो किसी और के यहाँ क्यों जाने दूंगा मैं? और जेल जिसको जाना चाहिए वो जाए, आप क्यों जाओगी? अदिति रोते हुए बोलती है, आप मुझे कभी माफ़ नहीं करना, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैंने वो चैन भी अमित को दे दी और जो पैसे आप काम से लेकर आए थे वो पैसे भी लेकर मैं अमित के साथ चली गई थी। मुझे नहीं पता था वो इतना गिरा हुआ इंसान है। भाभी जी, ये नहीं पूछेंगी आप कि बची कैसे, हॉस्पिटल में कैसे पहुंची, और अंकित भैया कहाँ से आपके पास हैं? तभी अविनाश आता है। अविनाश, तुम? अदिति संशय भरी निगाहों से देखती है अविनाश को, जो हमेशा की तरह नॉर्मल पेश आ रहा था। अविनाश, क्यों, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं कि मानो मैं क्रिमिनल हूँ? अदिति, अंकित अमित के साथ तो ये भी। तब तक रोशनी उसे बीच में रोक देती है। अरे रुको, पहले सबसे मिल तो लो, फिर बातें करती रहना। अदिति गुस्से से दोनों को देखती है और दोनों हंसने लगते हैं। अदिति, पर तुम दोनों तो अमित। अंकित, अब भी आप अमित अमित कर रही हैं? क्या अब भी आप अमित के पास जाना चाहती हैं? अदिति, नहीं, कभी नहीं। आप मुझे कोई भी सज़ा दें, परंतु अमित के पास जाने की मैं सोच भी नहीं सकती। उसके प्यार में मैं पागल हो गई थी, परंतु अब नहीं, अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। कहते कहते अदिति रो पड़ती है। अंकित उसे समझाता है कि सब ठीक होगा। अदिति को चुप कराता है और बोलता है, घर चलकर बात करेंगे। अदिति, परंतु हम घर कैसे जाएंगे? हमें कोई नहीं अपनाएगा, हम आपके लायक नहीं हैं, हमें छोड़ दीजिए, इधर ही भटकने दीजिए। अंकित, हम जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने, अब आप आराम करो, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कहकर हमें चला जाता है। इधर अदिति सोच रही थी कि कब अंकित को अविनाश और रोशनी की सच्चाई बताए, और दूसरी तरफ परेशान भी थी कि घर पर क्या होगा, सब कैसा बर्ताव करेंगे। फिर सोचने लगती है, आखिर हम हॉस्पिटल कैसे पहुँचे और अंकित कहाँ से आया? वहाँ तो अमित मुझे कहीं लेकर जा रहा था, फिर मेरे सर पर चोट लगी थी, आखिर हुआ क्या उसके बाद? तभी अंकित आ जाता है और अदिति को बताता है कि डॉक्टर उससे ले जाने को बोले हैं, बस सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, अब सब सही है। अंकित अविनाश को बोलता है कि वो अदिति और रोशनी को लेकर बाहर चले, तब तक वो आ रहा है दवाई लेकर। अविनाश, अदिति और रोशनी तीनों बाहर जाते हैं। तब अदिति रोशनी और अविनाश से पूछती है कि तुम दोनों ऐसा क्यों किए हो अंकित के साथ?
वो तो इतना अच्छा है कि इतना भरोसा करता है दोनों पर। उसने तुम पर भी तो करता था, तुमने क्या किया उसके साथ? अदिति, मत मारी गई थी मेरी, परंतु अब बस तुम दोनों के बारे में मैं अंकित को बताऊंगी। अविनाश, अरे भाभी जी रिलैक्स, आप पहले घर तो चलो। अंकित आपको अपनाएगा ही नहीं, वो तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। और आपको क्या लगता है आप सुरक्षित हो? आप भूल रही हैं आप मेरे साथ हैं और अमित का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। अमित भी जल्दी छूट कर आ जाएगा। अदिति, अंकित ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, कौन ऐसी बहू को रखेगा जो बहू अपने आशिक के साथ भाग गई हो? और कौन ऐसी पत्नी को स्वीकार करेगा? अंकित को बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। अदिति रोने लगती है, उसे सच में लगने लगता है। वो सोचने लगती है कि अब क्या करे। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे रोशनी और अविनाश की सारी बातें सच लग रही थीं। तभी अंकित आया और अविनाश से बोला, अब ये ठीक है, इन्हें इनके मायके छोड़ आओ। मैं कॉल करके बता दे रहा हूँ कि ये लोग आ रहे हैं। अविनाश मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। अदिति को फिर एक डर सताने लगा। उसे लगा सच में अंकित और उसके घरवाले उसे नहीं अपनाएंगे। वो अंकित की तरफ बेबस निगाहों से देखी। अंकित ने उसे कुछ दवाई देकर समझाया कि ये समय समय से खा लेना और अपना ध्यान रखना बोलकर चला गया। अदिति बोल भी ना पाई, बस रोने लगती है। अविनाश, अब चलिए, यहाँ बैठकर रोने से वो वापस नहीं आएंगे। अब वो अपने कर्म के फल भुगतने हैं। अदिति कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप उन दोनों के साथ चली जाती है। पूरा रास्ता यही सोचते निकल जाता है कि वो घर जाकर क्या बोलेगी, कैसे सबको समझाएगी। उसकी माँ भी कहीं उसे ना निकाल दें। वो जाएगी कहाँ, कैसे रहेगी? उसके मन में आत्महत्या करने की बात आती है। इसी कश्मकश में उसका घर आ जाता है। दरवाजे पर सबको देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सब उसका यूँ स्वागत करेंगे। अविनाश उसको वहीं पर छोड़ रोशनी को लेकर जाने लगता है। सब उसे रुकने को बोलते हैं, पर वो ज़रूरी काम बताकर चला जाता है। अदिति का स्वागत सब खुले दिल से करते हैं। अदिति को यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी माँ को पकड़कर रोने लगती है। अदिति की माँ रोते हुए, अब चुप भी हो जाओ, हो गया बस। कोमल, अदिति की छोटी बहन, अरे माँ, ये आपके लिए नहीं, जीजू के लिए रो रही है। अदिति कुछ नहीं बोलती, रोती ही रहती है। सबको लगता है ज़्यादा दिन पर आई है इसलिए रो रही है। अदिति की माँ उसे चुप कराकर कमरे में ले जाती हैं और पूछती हैं कि उसे कोई ससुराल में तकलीफ़ तो नहीं। अदिति सोचती है कि अंकित ने किसी को कुछ नहीं बताया। अदिति अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगती है और बोलती है, नहीं माँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ़ कर दो माँ। अदिति की माँ संशय से उसे देखती हैं और पूछती हैं, हुआ क्या, कुछ बताएगी? बस रोती ही जा रही है जब से आई है। अंकित तो ठीक से रहता है ना? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? अदिति समझ जाती है कि अंकित ने घर पर कुछ नहीं बताया। वो सोचती है माँ को सब बता देना ही उचित है। तभी अंकित का कॉल आता है अदिति की माँ पर। अंकित, आंटी अदिति पहुँच गई ना अच्छे से? उसने कॉल करके बताया भी नहीं और मैं कर रहा हूँ तो रिसीव भी नहीं कर रही है। अदिति की माँ, हाँ आ तो गई है, पर जब से आई है बस रोए जा रही है। सब ठीक तो है ना माँ? आप दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? अंकित, अरे नहीं आंटी, ज़्यादा दिन बाद गई है ना तो इसलिए रो रही होगी। बहुत दिन से आपको याद करके रो रही थी। अदिति की माँ, अच्छा अच्छा, मैं तो डर गई थी, ये लड़की बिना डरा देती है। ठीक है, आप बात कर लो अदिति से। अंकित, नहीं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होते ही उनको कॉल करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। अदिति की माँ अदिति से, तूने तो डरा दिया था मुझे, चल अब हाथ मुँह धो के आजा, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है। अदिति, आपको पता था क्या पहले से कि मैं आने वाली हूँ? अदिति की माँ, हाँ 2 दिन पहले ही अंकित ने कॉल करके बता दिया था। तुझे नहीं पता था? अदिति आश्चर्य से, 2 दिन पहले? अदिति की माँ, हाँ, जब तुम लोग घूमने के लिए गए थे। हमें तो लगा अंकित भी आएंगे, परंतु उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ काम है। पर तू ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अदिति, हाँ वो भूल गई थी मैं। तभी उसकी छोटी बहन कोमल आती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आपको जीजू के अलावा कहाँ कुछ याद रहता है? अदिति की माँ,
चल चुटकी बाद में लेना, पहले उसको कुछ खा लेने दे और आराम करने दे। कोमल, क्या माँ, तभी से आप बात कर रही थी, मुझे नहीं करने दोगी? अदिति की माँ, देख उसे चोट भी लगी है, बाद में बात कर लेना, अभी तो यहीं ना रहेगी। अरे हाँ, आप आराम करो और दवाई खा लो, आपको देखकर आपके चोट के बारे में पूछना ही भूल गए। अदिति की माँ, आ जाओ अब, चलो कुछ खाकर आराम करो। अदिति की माँ और कोमल चले जाते हैं। अब अदिति को यकीन हो जाता है कि अंकित उसे कभी ना बात करेगा, ना उसे लेकर जाएगा, परंतु उसने माँ को क्यों नहीं बताया, मेरे लिए और मुश्किल कर दिया। मैं क्या कहूँ माँ से, सब इतनी खुश हैं। तभी उसने अपना फ़ोन देखा, उसके पास कोई कॉल नहीं था। वो समझ गई अंकित ने झूठ बोला माँ से। अब वो नहीं आएगा, ना कॉल करेगा, परंतु मुझे उससे बात करनी होगी। वो भले ही मुझे अपनाए ना, परंतु माफ़ तो कर सकता है ना। और भी बहुत सवाल हैं, आखिर हम अस्पताल कैसे पहुँचे, और जब उसने मुझे छोड़ना ही था तो मुझे और मेरी माँ को बताया क्यों नहीं, और मुझे अस्पताल में दिलासा क्यों दिया, और अविनाश की सच्चाई भी बतानी है। तभी अदिति की माँ आवाज़ लगाती हैं, अरे अदिति, अब आ जाओ, खाना खा लो, दवाई का समय हो गया है। अदिति बेमन से जाती है। अदिति सोचती है आज नहीं तो कल माँ को सब पता चलेगा, तो आज ही बता देते हैं, लेकिन अपनी माँ को खुश देखकर नहीं बता पाती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अदिति और कोमल एक कमरे में जाते हैं। फिर कोमल बात करना शुरू करती है, आपको पता है, आपके जाने से पहले मैं कितनी खुश थी कि आप चली जाओगी तो आपका सब कुछ मेरा हो जाएगा, परंतु अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब सोचती हूँ किससे लड़ूंगी। अदिति, अब फिर मैं आ गई। कोमल, क्या आ गई? बस कुछ ही दिनों के लिए ना, फिर तो चली जाओगी। अदिति, नहीं, जब तुझे इतना बुरा लग रहा है तो रुक जाती हूँ ना। कोमल, अरे तू सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही थी। वैसे दीदी ये बताओ, जीजू तो बहुत अच्छे हैं, तू उनके साथ तो बहुत खुश होगी। अदिति बात टाल देती है, चल सो जा, बहुत रात हो गई है, तू ऐसे ही रात भर पकाती रहेगी। कोमल, अच्छा ठीक है, कल पूछेंगे, अभी चलो सो जाते हैं, गुड नाइट। अदिति, गुड नाइट। अदिति सोचने लगती है, क्या बताऊंगी सबको, क्या बताऊंगी। अंकित भी मुझे किस कसमकस में छोड़ गया, काश भाई सबको बता दिया होता तो ये तो उलझन नहीं होती ना। लेकिन ठीक ही है, मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं, जिसकी चाहे जो भी सज़ा मिले कम है। अदिति रोते हुए सो गई। अगले दिन सुबह भी कोशिश की अपनी माँ को बताने की, परंतु बता नहीं पाई। अंकित के भी कॉल का वेट की, परंतु उसने कॉल नहीं किया। इधर से अदिति ने कॉल भी किया, परंतु अंकित ने रिसीव नहीं किया। अदिति सोच रही थी, अंकित ने कुछ बोला भी नहीं, बस यूं ही मुझे छोड़ गया। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ ही ऐसी, परंतु मुझे उससे मिलना होगा, बात करनी होगी। भले ही वो मुझे ना साथ रखे, परंतु उससे माफ़ी तो मांगनी है। फिर अदिति ने मैसेज किया अंकित को, हाँ गलत हूँ मैं, गलती का एहसास भी है मुझे, परंतु मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर आपने सच में मुझसे प्यार किया है तो प्लीज़ एक बार मिल लो आप। मैं नहीं बोलूँगी कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी अपनी गलती की प्रायश्चित करना चाहती हूँ, परंतु एक बार मिलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं खुद सबसे दूर चली जाऊँगी। उसके बाद वो अंकित के मैसेज का इंतज़ार करती है, परंतु वो आता नहीं उसका मैसेज। अदिति उदास रहती है। उसकी माँ उससे पूछती है, आखिर क्या बात है, देख रही हूँ जब से आई है ऐसे ही मन मार कर रहती है, कुछ हुआ है क्या, बता। अदिति अपनी माँ को पकड़कर रोने लगती है। उसकी माँ परेशान हो जाती हैं। तभी कोमल आती है, उन दोनों से बोलती है, अरे दोनों यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो, पता था क्या जीजू आने वाले हैं? देखो हमको कोई नहीं बताया कि अब ये चली जाएगी फिर से ससुराल। अदिति और उसकी माँ दोनों चौंक जाती हैं। बाहर जाकर देखती हैं तो अंकित बैठा रहता है। अदिति अंकित को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और जाकर गले लगकर रोने लगती है। अदिति रोते हुए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मानती हूँ गलती, हमेशा से गलत किया मैंने, पर अब आपके प्यार और आपको समझ गई हूँ। मैं एक बार और मौका चाहती हूँ, प्लीज़ दे दीजिए। अंकित उसे खुद से अलग कर देता है और अदिति की माँ के पास जाता है और अदिति को बाहर ले जाने के लिए बोलता है।
अदिति की माँ जाने देती हैं। दोनों बाहर जाते हैं। बाहर एक पार्क में जाकर दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अंकित बात शुरू करता है। अंकित, अदिति, मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसका फ़र्ज़ निभाया मैंने, परंतु माफ़ करना, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। आपने एक बार भी सोचा कि आपके इस घिनौने कदम से कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी? हमारे घर वालों पर क्या गुजरेगी? हमारा क्या होगा? नहीं ना। अब मैं क्यों सोचूं आपके बारे में? एक बार विश्वास तोड़ चुकी हैं, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। माना आज आप बोल रही हो कि आप वापस आना चाहती हो, और कल को फिर किसी के साथ चली जाओ, क्या भरोसा है? अदिति, जी आप सही कह रहे हैं। मैं भरोसे के लायक नहीं। आप मुझे कभी माफ़ मत करना। मुझे बस आपको कुछ बताना था, फिर मैं खुद आप सबसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि फिर कोई ढूंढ नहीं पाएगा मुझे। मैं कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाई, ना अच्छी बेटी, ना बहू, ना पत्नी, ना बहन, कुछ भी नहीं। इसके लिए चाहे जो सज़ा मिले, मैं भुगतने को तैयार हूँ। अंकित, आपकी ज़िंदगी है, आप देख लो क्या करना है। मैं कोई नहीं होता आपकी ज़िंदगी के बारे में बोलने वाला। अदिति, जी हाँ, ये हक भी मैंने खो दिया है। जी, वो जो पैसे आपने दिए थे, वो और कुछ गहने लेकर मैं गई थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि अमित की सच्चाई और अविनाश और रोशनी भी उससे मिले हुए हैं। अंकित हंसने लगा। अदिति आश्चर्य से उसे देखती है। अदिति, आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु यह सच है कि अविनाश और रोशनी दोनों उसके साथ थे। अंकित, पता है मुझे, अविनाश ने यह भी कहा है कि हम अमित के आधे काम को पूरा करेंगे, और शुरू से ही वो अमित के साथ था। अदिति, यानी आपको उसकी सच्चाई पता चल गई? अंकित, वहाँ पुलिस के आने की खबर मिली और सब भागे। अमित आपको लेकर जाने वाला था, आप नहीं जा रही थीं। आपके सर पर चोट लगा और आप फिर खुद को हॉस्पिटल में पाईं। इसके बीच क्या हुआ आपको नहीं पता चला ना? अदिति बस आश्चर्य से सर हिला देती है। अंकित, तो मैं बताता हूँ। वहाँ पुलिस आई, अमित और उसके साथियों को पकड़ कर ले गई, जो लड़कियों की तस्करी किया करते थे। अमित ना जाने कितनी लड़कियों को ऐसे ही अपने प्यार के जाल में फांस कर उन्हें धोखा देता था, और मेरे पैसे और गहने मेरे पास सुरक्षित हैं। जानना चाहोगी आप कैसे? अदिति फिर वैसे ही सर हिला देती है। हाँ, मुझे अमित की करतूत के बारे में पता चल गया था, पर तेरी आंखों पर प्यार का भूत सवार था। अमित नाम का कीड़ा तेरे दिमाग से निकलता ही नहीं था। तो फिर इन्होंने मुझसे बोला कि आप अमित से दोस्ती कर लो किसी बहाने, और उसकी हर गतिविधि का पता करते रहो, वरना अदिति भी फंस जाएगी। अदिति ने चौंक कर देखा तो सामने रोशनी और अविनाश बोल रहे थे। अदिति आश्चर्य से, फिर? अविनाश, फिर मैंने अमित से कैसे भी करके दोस्ती की, विश्वास जमाया उस पर। फिर जाकर पता चला कि वो आपसे पैसे ऐंठने वाला है। फिर मैंने रोशनी को बताया कि कहीं भैया को कॉल करने पर उसे शक ना हो जाए। अंकित, फिर रोशनी ने मुझे बताया कि अमित आपसे पैसे मांगा है, और हमने सोचा ये सबसे अच्छा मौका है उसकी सच्चाई आपके सामने लाने का। फिर हमने पैसे का इंतजाम करके जानबूझकर आपको ला कर दिए, ताकि आप उसे लेकर जा सकें और हम सब कामयाब हों। और हुआ भी ऐसा ही। फिर हमने उस पैसे वाले बैग में एक माइक्रो कैमरा लगाया, जिससे हर गतिविधि का पता चलता रहे। अविनाश, और एक माइक्रो कैमरा हमने अमित की घड़ी में लगाया। रोशनी, इससे सब उस पर आसानी से नज़र रख रहे थे। अंकित, फिर सही समय देखकर हम पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गए। फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ। रोशनी, और तुम्हारे सर पर चोट अमित की हाथापाई करने में लगी। जब तुम छुड़ा रही थी तो अचानक से उसके हाथ से तुम्हारा हाथ छूटा और दीवार से टकरा गई। अविनाश, तो ऐसे ही हुआ ये सब कुछ। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं करनी हम दोनों की। रोशनी, हाँ, और जो हुआ सो हुआ। अब हमें सब भूल जाना चाहिए। जो अगर कभी बुरा होता है उसमें कुछ अच्छा भी होता है, जैसा कि हमारे साथ। रोशनी ने अविनाश की तरफ देखते हुए बोला, अविनाश, हम और रोशनी आपकी वजह से मिले हैं। आपको बचाने के लिए बात करते करते प्यार हो गया, और फिर अब हम शादी करने वाले हैं, जिसमें आपको भी आना है। रोशनी, हाँ, तेरी वजह से ही इतना अच्छा लड़का मिला मुझे, बिल्कुल अंकित जीजू जैसा।
दोनों हंसने लगते हैं। अदिति की आंखें भर जाती हैं। फिर अंकित की तरफ देखती है जो थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया था। अदिति के मन में अंकित के लिए और प्यार आ गया था। वो अंकित के पास गई। अंकित समझ गया था, पीछे मुड़ा और अदिति से उसने बोला, अब हमें घर चलना चाहिए। आपकी और हमारी दोनों की बात पूरी हुई। अब आप फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदिति, है ना, मुझे आपके साथ चलना है, बस एक मौका चाहिए। मैं आपको आपके हिस्से का प्यार देना चाहती हूँ। आपने अपने हिस्से का प्यार निभा लिया, अब मुझे भी मौका दे दीजिए। अदिति रो रही थी। अंकित तो उसे आज भी प्यार करता था। वो चाहता था वो उसे अपने साथ ले जाए, परंतु उसने हिम्मत करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और अदिति को भी बोला चलने को। फिर अदिति के घर लाकर अदिति को छोड़ा और बोला, हाँ, घर पर किसी को पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने बोला है कि हम दोनों घूमने गए हैं, न मेरे घर और न आपके घर। तो मेहरबानी करके अविनाश और रोशनी की शादी तक आप भी चुप रहिएगा, फिर मैं आपको तलाक के पेपर भेज दूंगा। अदिति रोते हुए, लेकिन तलाक? अंकित, अब बहुत देर हो चुकी है। घर वालों को मैं बोल दूंगा, मेरी गलती है, आप इसकी चिंता मत करिएगा। कहकर अंकित चला गया। अदिति उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अदिति के मन में अंकित के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गया था, परंतु अब कोई रास्ता नहीं था। बस बेबस नज़रों से अंकित को देखती रही। अंकित चला गया था। अदिति अभी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने अदिति को पकड़कर हिलाया। दी, कहाँ खोई हो? और जीजू कब गए? आपने अंदर भी नहीं बुलाया। मुझे उनसे ढेर सारी बात करनी थी। अदिति मानो नींद से जागी हो। नहीं, कुछ नहीं, चल अंदर। अंदर आई तो अदिति की माँ उसे सशंकित नज़रों से देख रही थी। अदिति समझ गई थी कि जो थोड़ी देर पहले हुआ, जब अंकित आया और अदिति खुद को रोक ना सकी, इस सब की वजह से माँ ऐसे देख रही है। तभी अदिति की माँ उससे बोला, आ गई तू और अंकित नहीं आए? अदिति सक पका गई। नहीं माँ, उन्हें कुछ काम था तो जल्दी जल्दी में निकल गए। अच्छा, हमसे मिलकर तो जाते। अच्छा सुन, चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अदिति की माँ ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। अदिति समझ गई थी कि उसकी माँ उससे उसी बारे में बात करेंगी, तो उसने बात टालते हुए कहा, अरे माँ, बहुत थक गए हैं हम, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, फिर बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है। अदिति की माँ, ठीक है, चल तू आराम कर ले। अदिति अपने रूम में चली जाती है, परंतु उसे नींद कहाँ और चैन कहाँ, बस रोती रहती है। सोचती है, मेरी एक गलती ने मुझसे अंकित जैसे हमसफ़र को छीन लिया। सच, एक प्यार निभाना कितना महंगा पड़ा मुझे। उसको खो दिया जिसने मेरी हर गलती से प्यार किया, जिसने मुझे हर कमी के साथ अपना बनाया, जिसने मेरी हर कदम पर साथ दिया। सच, अंकित ने तो अपने सारे वचन निभाए, पर मैं क्या कि एक वचन तक ना निभा पाई। कैसी औरत हूँ मैं। हमारी शादी को 6 महीने होने को आए, पर मैं आज तक अमित को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, और आज जब मैं स्वीकार करना चाहती हूँ तो वो नहीं कर रहा। परंतु इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। मैं अपनी ही वजह से उसे खोई हूँ। ये क्या, इससे भी बदतर सज़ा होनी चाहिए मेरी। वैसे भी बस रोशनी और अविनाश की शादी हो जाए, मैं खुद चली जाऊंगी सबसे दूर। शायद यहाँ रहने पर अंकित अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए। तभी कोमल आई। अरे दी, आप रो क्यों रही हो? कुछ हुआ? जीजू ने कुछ बोला? झगड़ा हुआ है क्या आप दोनों का? अदिति कोमल को पकड़कर रोने लगती है। कोमल घबरा जाती है। अरे दी, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? रुक जाओ, अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। कोमल जाने लगती है। तभी अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, रुक, बस ऐसे ही रोना आ गया। माँ से मत बोल कुछ, वरना वो परेशान होंगी। कोमल, पर कुछ बताएगी, हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना तेरे और जीजू के बीच? अदिति, हाँ मेरी माँ, सब ठीक है, बस याद आ गया था कुछ। कोमल, चल हट, झूठ मूठ का हमको परेशान की, हम तो डर गए। पहले ही बोल दी होती जीजू की याद आ रही है। रुक, अभी कॉल करती हूँ उनको। और अदिति का फ़ोन उठा लेती है। अदिति उससे फ़ोन छीन लेती है। नहीं, उनको कॉल मत कर, वो बिजी होंगे, शाम को कर लेना। कोमल, ठीक है, अब चल बाहर। अदिति मुंह धोकर कोमल के साथ बाहर आ जाती है।
और सोचती जाती है कि कहीं माँ ना मिल जाए। बाहर उसकी माँ बैठी रहती हैं। अदिति को देखकर बोलती हैं, आराम कर ली? अब जा कुछ खा ले, फिर आ मेरे पास। अदिति बात टालते हुए, माँ बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए, हम और कोमल थोड़ा घूम के आते हैं। दोनों चली गईं। अदिति की माँ सोच रही थी, ज़रूर कोई गड़बड़ है, चलो शाम को पूछ लूँगी। शाम को दोनों आती हैं, फिर कैसे भी इधर उधर का बहाना बनाकर अदिति सो जाती है। अब अदिति अपनी माँ से थोड़ी दूरी बनाकर रहने लगती है। अदिति की माँ जैसे ही अदिति सुबह नहा धोकर आती है, खाना खाने के बाद तुरंत उसकी माँ बोलती हैं, आज तू सच सच बता, बात क्या है? देख रही हूँ जब से आई है उदास रह रही है, और उस दिन अंकित को देखकर इतनी भावुक हो गई, ऐसा लग रहा है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। अदिति डर गई, आखिर क्या बताए? डरते हुए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बुरा सपना देखकर डर गई थी। अदिति की माँ, अच्छा बुरा सपना देखकर? अपने ससुराल से आई थी? जब से आई है उदास रह रही है, और तू मुझे कुछ बताने वाली भी थी। अदिति, जी कुछ नहीं, बस यूं ही। अदिति की माँ, चुपचाप बताती है कि? तभी अदिति बीच में बोलती है, माँ आपको बताना भूल गई थी कि रोशनी और अविनाश की शादी हो रही है। आज बता रही है आंटी को, मैं कार्ड लेकर आई हूँ। रोशनी तभी बोलती है। अदिति की माँ, अरे रोशनी बेटा तुम, आओ आओ, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। रोशनी, आंटी जी सिर्फ बधाई देने से नहीं होगा, आपको और सबको घर भी आना होगा। अदिति की माँ, ज़रूर बेटा, हम सब आएंगे। आप पहले बैठो, आप और अदिति बातें करो, तब तक हम आते हैं। रोशनी, जी आंटी, हमें आपसे कहना था कि हम अदिति और कोमल को अपने साथ ले जाने आए थे। आपकी आज्ञा हो तो ले जा सकते हैं, थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। बहुत अकेले पड़ गए हैं हम, और बस एक हफ्ता बचा है शादी में। अदिति की माँ, अब तो आप अदिति की दोस्त हो, दोस्त के साथ साथ देवरानी भी हो, परंतु वहाँ भी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रोशनी, मैं वहाँ सबको बोल दी हूँ, सब मान गए हैं। अदिति की माँ, फिर ले जाओ। अदिति से रोशनी बोलती है, चल पैकिंग कर ले, और कोमल को भी बुला लाती है। अदिति मना करती है कि उसे नहीं जाना, परंतु रोशनी की कसम की वजह से वो तैयार हो जाती है। फिर कोमल और अदिति साथ चले जाते हैं। माँ अदिति उदास ही रहती है। रोशनी उससे पूछती है, क्या हुआ यार, अब तो सब सही है, अब क्यों उदास है? 3 दिनों में मेरी शादी है, शादी की खुशी नहीं है, या अंकित जीजू से मिलने की खुशी नहीं है, या फिर तेरे दिमाग में उस अमित का भूत सवार हो गया है? अदिति रोने लगती है, मुझे माफ़ कर दो यार, सच तू मेरे लिए सगी से भी बढ़कर है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी के लिए इतना करे। अमित के लिए मैंने क्या क्या नहीं सुनाया तुझे, पर तूने अपनी दोस्ती निभाई। रोशनी, चल हो गया, बस अब रोना बंद कर, कल से हल्दी मेहंदी संगीत सबकी तैयारी करनी है। अदिति, यार मैं कैसे जाऊंगी अंकित के सामने, वो तो अब मुझे देखना भी नहीं पसंद करते। रोशनी, तो घूंघट कर लेना, और हंसने लगती है। अदिति, तुझे मजाक सूझ रहा है? सच यार, सब क्या बोलेंगे मेरे बारे में? चल कोई नहीं, लास्ट बार तो उन्हें जी भर के देख लूँगी। रोशनी, चल अब इमोशनल ना हो, शादी की तैयारी करनी है, तेरे लिए कुछ लाई हूँ मैं, चल दिखाती हूँ। दोनों रोशनी के कमरे में जाते हैं। रोशनी एक खूबसूरत सी साड़ी लाई रहती है, उसे बोलती है कि उसकी शादी पर वो वही साड़ी पहने। अदिति, वाह यार कितनी अच्छी साड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। रोशनी, चल धन्यवाद बाद में करना, अभी और भी काम पड़े हैं। दोनों चली जाती हैं। हल्दी की रस्म होती है। मेहंदी की रस्म के दिन अदिति मेहंदी नहीं लगवाती, परंतु रोशनी ज़बरदस्ती उसके हाथों पर मेहंदी लगवाती है और अंकित का नाम लिखवा देती है। अदिति और उदास हो जाती है, परंतु खुश भी होती है अंकित के नाम को देखकर। सोचती है अंकित भी उसकी हथेली पर अपना नाम देख पाता। अगले दिन उसकी मेहंदी का रंग खूब गाढ़ा उतरता है। सारी लड़कियां उसे छेड़ती हैं, वाह क्या खूब रंग आया है, जीजू बहुत प्यार करते हैं आपसे। अदिति मायूस हो जाती है और वहाँ से जाकर एक कोने में जाकर रोने लगती है। सोचती है कि वो तो करते ही हैं, मैं ही नहीं करती। तभी रोशनी उसे ढूंढती हुई आती है। लो मैडम, यहाँ अंकित जी को मिस कर रही हैं, हम सब वहाँ संगीत के लिए इनको ढूंढ रहे हैं। अरे आज तुम्हारी फ्रेंड
और देवरानी का संगीत है, तो दो दो रिश्तों से तो आपको खूब धूम मचाना चाहिए। और हाँ, कल जीजू आएंगे ही तो मिल लेना, क्यों इतना मिस कर रही हो? कोमल बोलती है। रोशनी, यस राइट, तुम सबसे समझदार हो कोमल, कुछ समझाती नहीं हो अपनी बहन को। थी तुम दोनों जान नहीं छोड़ोगी मेरा, चलो चलते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दें? दोनों साथ में हंसते हुए बोलती हैं। फिर तीनों जाती हैं। संगीत में तीनों खूब मस्ती करती हैं। अदिति भी खूब डांस करती है। फिर संगीत ख़त्म होने के बाद अदिति रोशनी से बोलती है, चल तुझसे कुछ बात करनी है। रोशनी और अदिति एक कमरे में जाते हैं। अदिति, देख यार, मैं जो कि बहुत गलत की, परंतु अंकित सच में बहुत अच्छे इंसान है। प्लीज़ मेरा एक काम करोगी? रोशनी, हाँ बोल। अदिति, प्लीज़ कुछ दिनों बाद मैं तलाक देकर अंकित की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर तू प्लीज़ अच्छी लड़की देकर उनकी शादी करवा देना। रोशनी, अच्छा जी, ये बात है, चिंता ना कर, अभी मेरी शादी एंजॉय कर। और उसे लेकर चली जाती है। सुबह सब रोशनी की शादी में व्यस्त रहते हैं, परंतु अदिति अभी भी अपने ख्यालों में डूबी रहती है। तभी पीछे से रोशनी, ओए मैडम, कुछ ख्याल है? शाम हो गई है, हमें तैयार करना है। आप तो बस अपने ख्यालों में खोई हो, शादी मेरी और ख्याल इनके, हाल हाल है। अदिति, चल नौटंकी मत कर, मैं ख्यालों में नहीं खोई थी। फिर दोनों जाती हैं। रोशनी को अदिति खूब अच्छे से तैयार करती है। फिर रोशनी बोलती है, आजा मैं तुझे तैयार कर दूँ, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। अदिति के लाख मना करने पर भी रोशनी मानी नहीं और अदिति को खूब अच्छे से तैयार किया और भाई खुद की लाई साड़ी पहनाई। नज़र ना लग जाए मेरी जान को, क्या लग रही है बिल्कुल दुल्हन। रोशनी उसे काजल का टीका लगाते हुए बोलती है। अदिति खुद को शीशे में देखकर बोलती है, क्या फ़ायदा है इसे श्रृंगार का, जब वो ही नहीं तो ये श्रृंगार क्यों? और उदास हो जाती है। तभी कोमल आती है। अरे आप लोग तैयार नहीं हुई, वहाँ बारात आ गई है। अदिति और रोशनी छत से देखती हैं। रोशनी, अरे ये अविनाश का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, सेहरे से छिप गया है। अच्छा छोड़, अंकित जीजू को देख क्या जच रहे हैं, और डांस तो देख कितना अच्छा कर रहे हैं, कोई भी लड़की पसंद कर लेगी। अच्छा रोशनी, ये बता, वो कौन है जो गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हैं? पीछे से रोशनी की बुआ की लड़की पूछती है। दोनों उसकी तरफ देखती हैं। रोशनी, अविनाश के भाई हैं, शादी नहीं हुई अभी उनकी, लड़की पूछती है। रोशनी, क्या बात है, तू क्यों ऐसे पूछ रही है? वो क्या है ना, मुझे वो अच्छे लगे तो पूछ लिया। लड़की, रोशनी, मतलब शादी करेगी? बात चलाऊं? अदिति बीच में बात काटते हुए, उनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक बीवी भी है, और तू रोशनी चल पहले अपनी शादी कर, बाद में सबकी कराना। अदिति रोशनी को लेकर चली जाती है। रोशनी, क्या हुआ, थोड़ी देर और देखने दी होती, और क्या अच्छा रिश्ता मिल रहा था घर बैठे, तो तू वो भी नहीं होने दी और बोल रही थी कि शादी करवा देना। अदिति, आज ही नहीं बोला था, अभी मैं जिंदा हूँ। रोशनी, अच्छा जी आप जिंदा हो, हम तो आपको भूत समझ रहे थे। अब समझ आया, जलन हो रही थी, और हंसने लगती है। अदिति, उड़ा ले मजाक जितना उड़ाना है, तेरा टाइम है। रोशनी, और क्या बोली, एक बीवी भी है? अरे जब शादी हो गई है तो एक बीवी तो रहेगी ही, बेचारी के सपने तोड़ दी। और रोशनी हंसने लगती है। अदिति भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। तभी कोमल आती है। आप दोनों यहाँ हंसो, वहाँ तब तक जयमाला हो जाएगा। रोशनी, अरे मेरे रहते किसी और के साथ जयमाला कैसे हो जाएगा, अभी हम जिंदा हैं, कहकर फिर अदिति को देखकर हंसने लगती है। परंतु अदिति उदास हो जाती है। वो सोचती है अंकित के सामने कैसे जाएगी। रोशनी, अब तुझे क्या हुआ, चल मुझे लेकर, वरना अकेली चली जाऊंगी। अदिति, कोमल तुम लेकर जाओ, तब तक मैं आती हूँ। रोशनी, पर मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगी। अदिति, बस मैं थोड़ी देर में आई, प्लीज़ समझ, मैं आ जाऊंगी, पक्का? रोशनी, ठीक है, पर जल्दी। फिर रोशनी और कोमल चली जाती हैं। अदिति वहीं रूम में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मेरे साथ चलेंगी? पीछे से आवाज़ आई। अदिति ने मुड़कर देखा तो अंकित रुमाल उसके तरफ बढ़ाए हुए खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। अदिति, आप?
अंकित, जी मैं। आप मुझे बहुत प्यारी लगी और शुक्रिया मेरी दी हुई साड़ी पहनने के लिए। अदिति, ये साड़ी आपने दी थी, परंतु आप तो तलाक देने वाले थे। अंकित, इरादा बदल दिया आपको देखकर, आप इतनी प्यारी हो। अदिति रोते हुए उसके गले लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो, सच आप बहुत अच्छे हो। अब मैं कभी ऐसे कदम नहीं उठाऊंगी। अंकित, आप मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? अदिति, जी, और अंकित के गले लग गई। तभी दोनों ने देखा तो अविनाश और रोशनी दोनों पर फूल फेंक रहे थे। फिर चारों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। फिर रोशनी और अविनाश के फेरे के साथ साथ अदिति ने भी कसम ली कि अब वो हर फर्ज निभाएगी। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। शादी पूरी होने के बाद रोशनी की विदाई के समय अंकित ने अदिति की माँ से अदिति को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। वो मान गई। फिर अदिति, अंकित, अविनाश और रोशनी सब अपने घर गए। माँ बहुओं का स्वागत खूब धूमधाम से हुआ। सब आराम करने चले गए। अंकित अपने कमरे में गया तो अदिति उसके गले लगकर रोने लगी। सच आप बहुत अच्छे हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। अंकित उसे चुप कराते हुए, अच्छा ठीक है, सब भूल जाओ, हम भूल गए हैं, गलती तो इंसान से ही होती है। ये बताओ मेरा नाम कहाँ छुपा कर लिखा है? अदिति, खुद ही ढूंढ लो। अपने हाथ आगे बढ़ा देती है। अंकित, ये क्या सामने ही लिखी हो? मुझे तो ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। अदिति, पहले ही इतना परेशान कर दी थी कि अब नहीं करना चाहती। दोनों गले लग जाते हैं। ऐसे अंकित और अदिति शादी के पवित्र रिश्ते को बचा लेते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अदिति कुछ समय के लिए भटकती है, परंतु अंकित उसे सही मार्ग पर लाता है। शादी का बंधन ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक मार्ग से भटके तो एक को उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि रिश्ते तोड़ देने चाहिए।